गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। पुलिस खात्मा रिपोर्ट के विरुद्ध रिटर्न आर्गुमेंट लिखित बहस कैसे पेश करें, उसका एक मास्टर आइडियल ड्राफ्ट में आपके लिए लेकर आया हूं। ये लिखित बहस आप कब पेश करते हैं? जब पुलिस के द्वारा जो प्रथम सूचना प्रतिवेदन है, जो आपके द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज की जाती है, उसमें खात्मा लगा दिया जाता है। FR जिसको कहते हैं, मतलब उस रिपोर्ट में मतलब संज्ञेय अपराध, गंभीर प्रकृति का अपराध नहीं पाया जाता है, अपराध बनना नहीं पाया जाता है, इसलिए इस कार्रवाई को समाप्त किया जाता है। इस प्रकार की रिपोर्ट जब पुलिस अधिकारी के द्वारा, इन्वेस्टिगेशन अधिकारी के द्वारा FIR पर लगा दी जाती है और उसको कोर्ट में पेश कर दिया जाता है, फिर कोर्ट से एक नोटिस आपके पास आता है जो FIR लिखाता है फरियादी के पास। वहां पर उसके बयान दर्ज होते हैं और जब बयान दर्ज होते हैं तो वहां पर या तो वो सहमति देता है या असहमति देता है। उसके बाद माननीय न्यायालय पर निर्भर करता है कि उसको जो पुलिस के द्वारा जो खात्मा खर्चा लगाया गया है, FR, उसको स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए। यदि वो स्वीकार कर लेते हैं पुलिस के FR जो खात्मा खर्चा रिपोर्ट को, तो कार्रवाई वहीं पर समाप्त मान ली जाती है। और यदि वो उसको अस्वीकार कर देते हैं, जज साहब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो उसमें वापस इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दिया जाता है। अब सवाल कई मर्तबा यहाँ पर इस प्रकार से भी उठता है कि इसमें आप जो है कि विरोध आवेदन भी दे सकते हैं। इसको जनरली एक आम बोलचाल की भाषा में प्रोटेस्ट पिटीशन कहा जाता है। हालांकि प्रोटेस्ट पिटीशन उसमें सिर्फ आप सिंपल भाषा में भी लिख सकते हैं कि जो है कि खात्मा खारजा जो पुलिस द्वारा पेश की गई रिपोर्ट है उसको निरस्त करने के संबंध में आवेदन। इस प्रकार से आप एक व्यवस्थित आवेदन भी आप दे सकते हैं। और जब आपके बयान हो जाते हैं तो आपके बयान होने के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बयान होते हैं, वो आपको पता नहीं होता, आपको सूचना नहीं दी जाती। आपके पीठ पीछे वो क्या बयान देखे गए आपको तभी पता लगता है जब आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेते हैं। सर्टिफाइड कॉपी कैसे ली जाती है, मैंने पिछला ही वीडियो बनाया है, अभी जस्ट कल ही अपलोड किया था, कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसके बयान की सर्टिफाइड कॉपी कैसे लें और उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए हम कैसे बुला सकते हैं। जब आप सर्टिफाइड कॉपी लेंगे तो आपको प्रकरण क्रमांक और केस नंबर की जरूरत पड़ेगी। वो जब अदालत से जब नोटिस आपके पास आएगा, पुलिस या कोर्ट के कर्मचारी उस नोटिस को लेकर आएंगे, तो उस नोटिस के ऊपर प्रकरण क्रमांक और जो है कि दिनांक और समय और अदालत का नाम, जज साहब का नाम और आपका बयान देने की तारीख सभी लिखा रहता है। आप उसको डायरी में नोट कर लें, संभाल कर रख लें, और जब आपका बयान हो जाए तो उसमें दिए गए नंबर के आधार पर आप कोर्ट में आपके वकील साहब से संपर्क करके सर्टिफाइड कॉपी लेने का आवेदन लगा लें। तो आपको आपके बयान की नकल भी मिल जाएगी, IO के बयान की नकल भी मिल जाएगी और आदेश पत्रिका की भी नकल मिल जाएगी। जब आप IO के बयान पढ़ेंगे तब आप उसको आपको उसमें पता लगेगा कि आखिर IO जो है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, उप निरीक्षक महोदय ने क्या बयान दिए हैं। यदि वो बयान आपके अगेंस्ट हैं और वास्तव में आपके साथ कोई गंभीर प्रकृति का अपराध हुआ है और उसमें गलत तरीके से खात्मा खारिजा लगाया गया है, तो आप उस बयान की कॉपी लेने के बाद आप उसमें पूरे आपके जो पॉइंट हैं, जिन आधार पर वो गंभीर प्रकृति का अपराध बनना पाया जाता है, उससे रिलेटेड तमाम डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, वो सब आप तैयार करके और रिटर्न आर्गूमेंट तैयार करके कोर्ट में आप पेश कर सकते हैं। रिटर्न आर्गूमेंट महत्वपूर्ण बड़ी आर्गूमेंट है सर। अच्छा, इसमें जो उप निरीक्षक महोदय, यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप उनको क्रॉस एग्जामिनेशन को अदालत में तलब कराने के लिए आवेदन भी दे सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में पहले ये 311 धारा थी और अब BNSS 2023 में 348 हो गई है। वो आवेदन की ड्राफ्ट, प्रकरण पेशी में लेने का आवेदन, ये कल ही मैंने वीडियो सर बनाया है, उसी पे चैनल पे अपलोडेड है। आज मैं आपके सामने एक आइडियल ड्राफ्ट बताऊंगा रिटर्न आर्गूमेंट की, और एक वास्तविक सच्ची घटना, उसकी भी ड्राफ्ट में आपको बताऊंगा, जो वास्तव में हकीकत में जो घटना घटित हुई है। उसी को मैंने उदाहरण के लिए रिटर्न आर्गूमेंट में शामिल किया। तो दो रिटर्न आर्गूमेंट मैंने आपके लिए डिजिटल ई बुक में तैयार करके रखी है, एक आइडियल और एक दूसरा वास्तविक सच्ची घटना के आधार पर। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तकरीबन 10 जजमेंट जो इस प्रकरण में कहीं ना कहीं लाभदायक हो सकते हैं, उनकी भी लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए तैयार करके रखी है। सारी जानकारी मैंने डिजिटल ई बुक में आपके लोगों के लिए आपके लिए तैयार करके रखी है। डिजिटल ई बुक के अंदर से मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। डिजिटल ई बुक की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको खरीद भी सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि राजनीतिक दबाव या कोई अन्य कारणों से पुलिस के द्वारा गंभीर प्रकृति के मामलों में भी या तो रिपोर्ट दर्ज करने के बाद खात्मा FR लगा दिया जाता है, या फिर रिपोर्ट लिखी ही नहीं जाती है। दो कंडीशंस बनती है हमारे सामने, दोनों कंडीशंस का कानूनी उपचार है सर। यदि FIR दर्ज ही नहीं की जा रही है, तब उसके कानूनी उपचार क्या होंगे, इन पे मैं स्पेशल वीडियो मेरे चैनल पर बना चुका हूं। वहां पर
पूरी डिटेल जानकारी मेरे द्वारा दी गई है और उनके डिजिटल ई बुक के लिंक भी उन्हीं वीडियो के नीचे दे दी गई है। इस वीडियो में भी मैं आपको शॉर्ट में वो जानकारी बता देता हूं कि जब आपके साथ कोई गंभीर प्रकृति का अपराध होता है, संज्ञेय प्रकृति का अपराध, संज्ञेय प्रकृति का अपराध क्या होता है कि पुलिस अधिकारी उसमें वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकता है। अब जब कोई गंभीर प्रकृति में मार मतलब मर्डर, बलात्कार, हत्या, डकैती, लूट, ये इसके अलावा भी हजारों जो गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, जब ऐसा अपराध होता है आप थाने पर आवेदन देते हैं और आवेदन देने के बाद पुलिस अधिकारी के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तब इसमें जो नियम है 173 की उपधारा 4 के तहत आपको संबंधित पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन देना जरूरी है रजिस्टर्ड डाक से। वहां पर देने के बाद या तो आपकी एफआईआर दर्ज हो जाती है और यदि उसके बाद भी नहीं होती है तो जो आपने पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन दिया है उस आवेदन की कॉपी और पोस्ट ऑफिस की रसीद और प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद आप संभाल कर रखें। 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा है सर, BNSS 2023 की, उसके तहत आप संबंधित जुडिशियल मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष आवेदन पेश करें। साथ में शपथ पत्र भी आप लगाएं। जो एसपी अधीक्षक को पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन दिया उसकी कॉपी, पोस्ट ऑफिस की रसीद, प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद और आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ लगाएं और आप वहां पर आपका एविडेंस दें। आपके एविडेंस आप पर वहां करवाएं। इसमें ये पहले 156(3) थी सर दंड प्रक्रिया संहिता में और इसको आप तब्दील करके 175(3) कर दिया गया है। तो इसमें माननीय न्यायालय को पूर्ण अधिकार है कि वो थाना प्रभारी को आदेशित कर सकते हैं कि इसमें एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया जाए। तो ये तो पहली स्थिति हो गई हमारी। अच्छा, यहाँ पर साकरी वसु का एक मामला भी 2008 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, उसमें भी यही निर्देश दिए गए हैं कि पहले आप आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आप आवेदन दें, डायरेक्ट हाई कोर्ट में आप ना आए। इसके ऊपर भी मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। तो एक तो ये स्थिति हो गई कि पुलिस अधिकारी के द्वारा एफआईआर लिखने से ही मना कर दिया गया, तो ये कानूनी तरीका आपको बता दिया। दूसरा तरीका है एफआईआर तो दर्ज कर ली गई लेकिन उस पे एफआर लगा दिया गया, मतलब उस रिपोर्ट को खत्म कर दिया गया, आगे कार्रवाई पुलिस अधिकारी नहीं करेंगे। तब हमें क्या करना होगा? तो इसमें भी सर आपको एक तो स्थिति जो है कि मैंने आपको बताई कि अदालत से आपके पास नोटिस आएगा, आप बयान देंगे, सर्टिफाइड कॉपी ले लें और आप चाहें तो रिटर्न आर्गूमेंट तैयार करके वहां पर दे भी सकते हैं। दूसरा तरीका एक और है, बड़े अजीबोगरीब मामले इसमें हो जाते हैं कई बार। हालांकि जब आपके पास नोटिस आता है कोर्ट से बयान देने का, उस समय भी आप लिखित में विरोध आवेदन दे सकते हैं कि यह असद खात्मा खारिजा दिया गया। मैंने जस्ट कल ही एक वीडियो बनाया था, चैनल पर अपलोडेड किया था। एक में वास्तविक घटना 30,37,500 रुपए की जो धोखाधड़ी, ठगी और चीटिंग, कूट रचना का जो मामला था, वो एक मामले का उदाहरण मैं इस वीडियो में भी आपको दे देता हूं क्योंकि इसी मामले के ऊपर मैंने रिटर्न आर्गूमेंट भी तैयार किए। अभियुक्त गण जो फरियादी से काफी पुराने परिचित थे, उनके घर पर आए। ये घटना बता रहा हूं सर मैं आपको ताकि आपको पता लग सके कि इस जो फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में कितने गंभीर प्रकृति के मामले होते हैं। मतलब 30,37,500 आदमी को उम्र लग जाती है कमाने में सर, एक सामान्य व्यक्ति को, लेकिन पुलिस उसमें भी खात्मा खारिजा लगा देती है। तो अब हम उसमें सोच सकते हैं कि दूसरे मामलों में भी क्या स्थिति बन सकती है। तो मैं आपको इसका शॉर्ट में इसका फैक्ट बता दूं, फिर रिटर्न आर्गूमेंट की ओर चलेंगे सर हम, जो मैंने डिजिटली बुक में आप लोगों के लिए तैयार करके रखी है। लेकिन ये उससे पहले की स्थिति है जो मैं आपको मौखिक तौर से बता रहा हूँ। 420 का इसमें अपराध बनना पाया जाता है। तो दो व्यक्ति हैं और बी नाम के, और 3 आरोपी गण है, 4 आरोपी गण है। वो ए और बी के घर पर आते हैं कंपनी के एजेंट बनकर और उनको विश्वास दिलाते हैं। उसमें से एक व्यक्ति को, अभियुक्त में से जो ए और बी हैं, वो बचपन से जानते हैं, पारिवारिक संबंध है, अटूट विश्वास और भरोसा है, मतलब अविश्वास का कोई कारण ही नहीं है। वही मुख्य रूप से अन्य आरोपी गण को भी साथ में लेकर आता है और 10% का उनको प्रॉफिट बताया जाता है कि यदि आप इस कंपनी में लगाएंगे तो आपको 10% प्रॉफिट हर माह मिलेगा। यदि नहीं मिलता तो हम जिम्मेदार जवाबदार हैं, आप हमसे ले लेना और आपको कुछ नहीं करना, आपके बैंक खाते में ये अमाउंट आ जाएगा। हालांकि वो ए और बी दोनों पढ़े लिखे और शिक्षित भी थे, लेकिन उनको वो अभियुक्त पे काफी विश्वास था क्योंकि बचपन से जानते थे कि उनको यकीन था कि हमारे साथ कभी धोखा करेगा ही नहीं। और अक्सर धोखा वहीं होता है जहां हमारा विश्वास होता है। विश्वासघात भी सर वहीं होता है जहां हमारा सबसे ज्यादा विश्वास होता है। उन लोगों की बात पहले तो मना कर दिया गया, लेकिन वो 8-10 बार आए। फिर उन्होंने सोचा कि भाई कितनी समय की बात है, उनका 14 महीने की बात है उनका, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि 10% ना भी मिले, भले 2% हमें प्रॉफिट मिल जाए मंथली, लेकिन हमारा पैसा सुरक्षित रहना चाहिए। उनका आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। ये सारा काम विश्वास में हो रहा है सर, विश्वास में। पढ़े लिखे लोग भी हैं, उसके बाद भी विश्वास एक अपनी जगह बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखाता है। अब
आरोपी गण ने पैसा लेने का तरीका जो अपनाया, दो पेमेंट दोनों भाई ए और बी से लिए गए। 2,37,500 आरोपी के खाते में डायरेक्ट जमा कराए गए, 1 लाख रुपए आरोपी के खाते में डायरेक्ट जमा कराए गए ऑनलाइन, और 27 लाख रुपए उन्होंने एक करंट अकाउंट खुलवाया उस ठगी की घटना को कारित करने के लिए और उसमें जमा कराए। वो अकाउंट नंबर दिया और वहां से निकालकर वो किसी कंपनी में नहीं ले गए, टूर और ट्रेवल्स की कंपनी में ले गए, जो टूर और ट्रेवल्स पासपोर्ट और वीजा बनाने का काम करती है। विदेश में जाते हैं तो उनके पैकेजेस देती है, वहां पर लिए गए और इस प्रकार से पूरे पैसे का उन्होंने गबन कर लिया। किसी भी कंपनी में पैसा नहीं गया, सारा पैसा आरोपी गण के पास ही था और उससे झूठ कहा गया ए और बी से कि आपका पैसा कंपनी में लगा दिया गया है। पहले ही महीने से जब 10% प्रॉफिट नहीं मिला, 2,80,000 जो उनका होता है, 28 लाख 30 लाख का 3 लाख को जब नहीं मिला, तो उन्होंने उसी व्यक्ति से जो लेकर आया था और साथ में अन्य आरोपी गण से कहा, तो उन्होंने कुछ पैसे उनको दे दिए। उसने विरोध किया कि ये बेतुके तरीके से आप किस प्रकार से पैसे दे रहे हैं, आपने तो 10% का कहा था, अगर 10% के हिसाब से 2,80,000 बनते तो आप पूरा ही दें, वरना मेरा पूरा पैसा वापस कर दें। तो उन्होंने उसको उलझाने के लिए और समय खींचने के लिए, आरोपीगण यहाँ भी बड़ी चालबाजी करते हैं, कुछ पैसा दे दिया कुछ पैसा दे दिया, ऐसे करके 2,97,500 रुपए टोटल उसको दिए। ये सारा उसके पास रिकॉर्ड मौजूद था। जब उसके बाद उन्होंने पैसा देना भी बंद कर दिया, बातचीत भी बंद कर दी, धमकियां, लड़ाई झगड़ा, बदतमीजी, तमाम हरकतें उनके द्वारा चालू कर दी गई। तब उसके द्वारा पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई गई, तमाम बैंक स्टेटमेंट के साथ, गवाहों के साथ पुलिस अधिकारी के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई, अनुसंधान प्रारंभ किया गया और अभियुक्त गण की गिरफ्तारी की प्रक्रिया चालू की गई। अभियुक्त गण घर पे ताले लगाकर भाग गए, लेकिन अभियुक्त गण ऊंची राजनीति की पकड़ के दबंग लोग थे। उसके बाद फिर वो वापस लौट कर आए और उन्होंने जो भी उनका प्लानिंग सेट की और जो भी उन्होंने मामला सेट किए, एक आवेदन उनके द्वारा एसपी महोदय को दिया गया, सिंपल सा आवेदन, कुछ नहीं, और उसमें जांच में आईओ के द्वारा उसमें खात्मा खारिजा लगा दिया गया। पीड़ित के, फरियादी के दुख का कोई पार ही नहीं सर। एक तो उसके 30,37,500 ए और बी के ठगी कर लिए गए और पुलिस के द्वारा अभियुक्त गण से और राशि जब्त करने की बजाय उल्टे एफआईआर पर खात्मा खारिजा लगाया जा रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या थी सर, एक नया झूठ गढ़ा गया अभियुक्त गण के द्वारा कि ये पैसा हमारे पास आया ही नहीं, ये डायरेक्ट उन्होंने कंपनी में दे दिया, और पुलिस के द्वारा भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई गई। अब आप यहाँ पर देखें, जब बैंक स्टेटमेंट डायरेक्ट अभियुक्त गण के खाते में जा रहे हैं, 27 लाख की एक्नॉलेजमेंट रसीद, प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद भी अभियुक्त गण के द्वारा दी गई, ये सारा पैसा उनके पास गया। इतना गंभीर प्रकृति का मामला, जिसमें कूट रचना, लाइफ टाइम पनिशमेंट, आजीवन कारावास की संबंधित धाराएं भी इसमें शामिल थी, वो कुछ भी नहीं लगाई गई और उल्टा रिपोर्ट को निरस्त करने की कार्रवाई कर दी गई। अच्छा, रिपोर्ट के निरस्त करने की आशंका जब हुई थी फरियादी को, तो उसके 3 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी। फरियादी का ये कहना था कि इसमें ये जो फंड ट्रांसफर करके जिस ट्रेवल्स में ले गए उसको भी मुलजिम बनाया जाए, और एक को और जो आपने छोड़ दिया, पुलिस अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे थे। तो यहाँ पर फिर 175 3 बीएनएसएस 2023 के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष आवेदन पेश किया गया। वहां पर भी साहब 1 साल की अवधि तक कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं पेश की गई, बमुश्किल पुलिस के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई, वो भी ये कहते हुए कि ये खात्मा खारिजा रिपोर्ट हम सीजीएम कोर्ट में पेश करेंगे जो जिले में होती है। फरियादी भी हैरान, जज साहब भी मतलब सोच में पड़ गए कि आखिर ये कौन सी प्रोसीजर है, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि सब बेबस है, कोई कुछ नहीं कर सकता। फरियादी ने जज साहब से भी जाकर निवेदन किया कि सर ये कौन सा कानून है, जब सारे थानों का एफआर जो है खात्मा रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष ही पेश होती है, तो ये भला सीजीएम कोर्ट में किस आधार पर ले जा रहा है थाना प्रभारी महोदय और आईओ महोदय, ये आखिर इनकी क्या सोच है या आखिर क्या इनका प्लान है, आखिर ये चाहते क्या है सर इस प्रकार का। जज साहब खामोश, और मामला ये हुआ कि उनके द्वारा कह दिया गया फरियादी से कि हम सीजीएम कोर्ट में पेश करेंगे। फरियादी 4 महीने तक सीजीएम कोर्ट के चक्कर लगाता रहा, वहां कोई पेश नहीं किया गया। तब मजबूरी में फरियादी के द्वारा उनके वकील साहब से संपर्क करके एक प्रोटेस्ट याचिका, जिसको हम कहते हैं खात्मा खारिजा रिपोर्ट निरस्त करने की विरोध आवेदन, सीजीएम कोर्ट में पेश किया और सारी स्थितियों से सीजीएम महोदय को अवगत कराया। सीजीएम महोदय के द्वारा तुरंत सूचना जारी की गई थाना प्रभारी को। सूचना जारी करते से ही थाना प्रभारी महोदय के द्वारा जो थाने पर पटक के रखा गया था रिपोर्ट 4 महीने से, उसको ले जाकर सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। वहां पर फरियादी के बयान हुए और उसके बाद आईओ के बयान कोर्ट में दर्ज हुए। आईओ के जो बयान हुए तो उसकी कोई सूचना फरियादी को नहीं दी जाती है, लेकिन फिर भी फरियादी के द्वारा उसकी सर्टिफाइड कॉपी ली गई, उसको देखा गया, पढ़ा गया। उसमें आईओ के द्वारा जो बयान दिए गए वो रिकॉर्ड से बड़े विपरीत पाए गए। आईओ के द्वारा बताया गया कि फरियादी के द्वारा कंपनी में रुपया जमा करा दिया गया उसकी मर्जी से और इन बीच में इन लोगों का कोई रोल नहीं है। इतना सफेद झूठ
इतना असत्य कथन जो रिकॉर्ड के साफ विपरीत है। डॉक्यूमेंट्स में जो बैंक स्टेटमेंट है वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं कि पैसा अभियुक्त गण के खाते में गया, अभियुक्त गण ने ही प्राप्त किया है, प्राप्ति रसीद भी अभियुक्त गण के द्वारा दी गई। इन सब को अनदेखा कर दिया गया। उससे भी बड़ी बात यह हुई कि थाने पर एफआईआर दर्ज होने के बाद फरियादी और उसके गवाह के बयान करवाए गए थे, वो बयान भी केस डायरी में नहीं पाए गए। अब ऐसी स्थितियों में सारी चीजों से अवगत कराया गया। अभी प्रकरण विचाराधीन है, अंतिम फैसला उसमें हुआ नहीं है सर। लेकिन रिटर्न आर्गूमेंट में आपको बता देता हूं कि ये रिटर्न आर्गूमेंट इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खासतौर से ये फाइनेंशियल फ्रॉड का एक उदाहरण मैंने आपको लिया है, जीता जागता उदाहरण, कि ऐसी स्थितियां या इससे मिलती जुलती परिस्थितियां या इससे कुछ हटके या इसी जैसी आपके साथ भी हो सकती हैं, तो आप ये प्रोसीजर उसमें अपना सकते हैं। ये कानूनी प्रक्रिया है। मेरा वीडियो बनाने का भी मकसद यही है, जागरूकता पैदा करना, क्योंकि हम जहां सुस्ती बरतते हैं अपराधी वहीं जीत हासिल कर लेता है। वो चाहता ही यही है कि फरियादी थक और हार कर बैठ जाए और वो सारे पैसे हड़प कर जाए। अब यहीं देखें आप सर, 30,37,500 की एक बड़ी रकम जो उस फरियादी के द्वारा उसकी खेती की जमीन बेचकर पैसा लेकर रखे गए थे और उनको दी गई, वो पैसे को ऐसे ही हजम कर जाएंगे। सिर्फ एक छोटा सा आवेदन दे दिया थाने पर और कह दिया कि हमारा हमने कोई अपराध नहीं किया है, और जो है कि इन्होंने डायरेक्ट पैसा लगाया और जो है कि आईओ भी इनका बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाते हुए और खात्मा लगा दिया गया। भला ये कौन सी बात हुई सर? भाई कौन अपराधी है जो अपने आप को अपराधी बताएगा? हर अपराधी अपने आप को निर्दोष बताता है। ये डिसाइड करने का तो अधिकार विद्वान न्यायालय का है, माननीय न्यायालय का ये अधिकार है कि वो डिसाइड करेंगे कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। थाना प्रभारी महोदय को अधिकार थोड़ी है कि वो एफआईआर पर फैसला दे दें। भाई प्राय संगीन प्रकृति का अपराध हुआ है, गंभीर प्रकृति का अपराध हुआ है, तो वो अभियुक्त गण को गिरफ्तार करें और चालान कोर्ट में पेश करें। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि इन्हीं अभियुक्त गण जिनको पुलिस के द्वारा क्लीन चिट दी जा रही है, एफआईआर पर खात्मा लगा कर दी जा रही है, इसमें जस्ट 1 महीने पहले इन्हीं अभियुक्त गण के द्वारा एक और व्यक्ति के साथ 8,60,000 रुपए की इसी प्रकार की कंपनी के एजेंट बनकर चीटिंग की गई थी। उसके ऊपर पुलिस के द्वारा तुरंत एफआईआर दर्ज की गई, तुरंत गिरफ्तारी की गई और तुरंत कोर्ट में चालान पेश किया गया। और अभियुक्त गण ने जो जमानत का आवेदन लगाया था, वो जमानत का आवेदन निरस्त हुआ, अग्रिम जमानत निरस्त हुई, एडीजी कोर्ट से भी जमानत निरस्त हुई। 10 दिन तक मुलजिम जेल में रहा, उसकी अकल ठिकाने आ गई और उसने उसके गुर्गों के जरिए फरियादी जो 8,60,000 की रिपोर्ट लेकर आई थी उनसे संपर्क किया, उसका 8,60,000 रुपए वापस किए। तब उन्होंने एक शपथ पत्र लिखकर दिया कोर्ट में कि हमारा अभियुक्त गण से राजीनामा हो गया है और इसकी जमानत में हमें कोई आपत्ति नहीं। तब उनकी जमानत हुई। और यहाँ भी एक सबसे बड़ी बात है कि यही पुलिस जो इस मामले में जो 30,37,500 के मामले में क्लीन चिट दे रही है, उसी इसके ठीक विपरीत जो 8,60,000 का जो चीटिंग का मामला था, उसमें इसी पुलिस के द्वारा उन मुलजिमों की जमानत में आपत्ति पेश की गई, आपत्ति प्रतिवेदन पेश किया गया। उसमें अभियुक्त को गुंडा, बदमाश, शातिर, ठग, समाज के लिए खतरा बताते हुए उसकी जमानत को निरस्त करने के लिए पुलिस के द्वारा प्रतिवेदन दिया गया हर जमानत की आपत्ति पर। इन सब की सर्टिफाइड कॉपियां, आदेश पत्रिकाएं थाना प्रभारी महोदय को पेश कर दी गई थी, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दिया गया कि आदतन अपराधी है। कोई भी बैंक स्टेटमेंट कुछ नहीं, बल्कि 2 ट्रांजेक्शन को तो हटा ही दिया गया। 2,37,500 और 1 लाख का तो रिकॉर्ड में ही नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन उनको अपराधी बना था। 2 ट्रांजेक्शन हटा दिए और एक ट्रांजेक्शन को शो करा कि ये तो डायरेक्ट कर दिया गया, जबकि वो भी उन्होंने ही लिया था। वो उनकी प्री प्लानिंग चाल थी। चाल के तहत तो उन्होंने एक पूर्व नियोजित योजना के तहत करंट अकाउंट पहले खुलवाया था, ताकि इसमें पैसे लेके इसको हम बंद कर सकें और ये शो कर सकें कि बड़ा अमाउंट हमारे पास में आए नहीं। जबकि अपराधी अपने अपराध के कदम हर जगह छोड़कर जाता। उनके द्वारा जो एक्नॉलेजमेंट रसीद, प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद दी जाती है, वो इसका सबूत था। जो उनके द्वारा उसका चेक, करंट अकाउंट की चेक बुक होती है, जो मालिक होता है उसी के पास चेक बुक होती है, उसका चेक बुक का असल चेक का फोटो खींचकर वो भी फरियादी को भेजा गया। घर पे उसका खाता नंबर देके गए थे। जब उसके फरियादी के साथ 2 गवाह मौजूद थे, उन गवाह के भी कोर्ट में बयान करवाए गए थे, चश्मदीद गवाह। इन सब को जो तमाम चीजें मिलाकर एक अपराध बनती हैं, उनको खंडित कर दिया गया, अलग अलग तोड़ दिया गया और कोई उसमें आगे कार्रवाई नहीं की गई। सबसे बड़ी बात तो ये कि 2 फरियादी थे सर इसमें, एक दोनों ही ए और बी एक ही परिवार के सदस्य थे। अगर पुलिस चाहती तो उनकी कंबाइंड एफआईआर भी दर्ज कर सकती थी और एक साथ अनुसंधान में ले सकती थी। यदि एफआईआर एक की दर्ज कर ली और यदि इन्वेस्टिगेशन में भी जब 2 लोगों के नाम सामने आए थे, 2,37,500 की भी एफआईआर अलग से दर्ज कर दी गई थी थाने पे, तब उसमें भी वो इन्वेस्टिगेशन में भी नाम बढ़ाकर उसमें शामिल किया जा सकता था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। अब ये पुलिस की कार्रवाई है, ये पुलिस के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या कार्रवाई करती है और क्या नहीं करती है। इस पे हम कुछ भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, उसके साथ अन्याय हुआ है और हमारे पास अब क्या कानूनी अधिकार होगा, हम उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे।
हालांकि जिन थाना प्रभारी महोदय के जो है कि दिशा निर्देशन में ये सारी कार्रवाई संचालित हो रही थी, अभी विभिन्न न्यूज चैनल के जरिए और अन्य जगहों से मुझे पता लगा है कि उनको कार्य की अनियमितता के कारण थाने के पद से लाइन अटैच कर दिया गया है कुछ अन्य कार्यों में, और विभिन्न न्यूज चैनलों में न्यूज भी दिखाई गई थी। कुछ उनके ऊपर कार्य की अनियमितता को बताते हुए उनको लाइन से अटैच कर दिया गया है। यही थाना प्रभारी महोदय के द्वारा जो है कि फरियादी ने इनसे जाकर लाख निवेदन किए, हाथ जोड़कर निवेदन किए कि माननीय न्यायालय, मेरे इतनी बड़ी पूंजी है, श्रीमान इतनी बड़ी पूंजी है, तो आपको पूरा अधिकार है, आप कार्रवाई करें, मुलजिमों को गिरफ्तार करें, इनसे पूरे राशि जब्त करके मुझे दिलाएं। लेकिन थाना प्रभारी महोदय के कान पे जून तक नहीं रहेगी, बस एफआईआर दर्ज कर ली, उसके बाद फिर उस पे आईओ ने और उनके द्वारा खात्मा लगा दिया गया। अब ये जो भी उनका आचरण है, ये जो भी उनका कार्य है, ये अब जो है कि न्यायालय के द्वारा देखा जाएगा, और न्यायालय के द्वारा ही उसमें अब आगे डिसाइड किया जाएगा कि क्या उसमें कार्रवाई की जाएगी और क्या कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन ऐसे मामलों में एज अ एडवोकेट हम क्या क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया, विरोध आवेदन आप दें, आपके बयान होंगे, आईओ के बयान होंगे, सर्टिफाइड कॉपी लें, पूरी स्टडी करें, जो पॉइंट निकल कर आते हैं उनको आप छांट लें, और आपके सभी पॉइंट, सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ रिटर्न आर्गूमेंट आप कोर्ट में पेश करें। रिटर्न आर्गूमेंट की ड्राफ्टिंग क्या होगी, एक आइडियल ड्राफ्ट में आपके लिए लेकर आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण जजमेंट्स हैं जो मैंने डिजिटल ई बुक में आपके लिए तैयार करके रखे हैं। आगे की जानकारी सर मैं आपको उसी डिजिटल ई बुक के अंदर से देता हूँ। आइए सर, लेट्स गो। आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये डिजिटल ई बुक है, और पुलिस खात्मा रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट में लिखित बहस, रिटर्न आर्गूमेंट कैसे दे, मास्टर ड्राफ्ट। ये डिजिटल ई बुक है सर। मैं हर वीडियो की एक डिजिटल ई बुक तैयार करता हूँ, और इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। मात्र 299 रुपए इसकी कीमत है। इसमें पूरी डिटेल जानकारी मेरे द्वारा रिटर्न में दी गई है। एक मैंने एक इसमें वो भी लिखी है, मोटिवेशनल लाइन भी, कि जब उम्मीद के सब रास्ते बंद हो और अन्याय का अंधेरा घना हो, तब याद रखना कानून की मशाल अभी भी जली है। यह जंग लड़ने का हौसला रखो, जीत अभी भी आपकी गली में खड़ी है। क्योंकि जब भी इस प्रकार के मामले सामने आते हैं कि चारों तरफ से नकारात्मक हालात और चारों तरफ से नकारात्मक सूचनाएं मिलने लगती हैं, तो फरियादी घबरा उठता है और अभियुक्त गण के दिलों पे खुशी छा जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अनैतिक और अवैध कार्य को कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं होने के कारण उनको सुरक्षा प्रदान हो गई। वो खुश हैं कि हमने 30,37,500 रुपए खा भी लिए, ना तो हमारा पुलिस ने कुछ बिगाड़ा, ना हमारा अदालत ने कुछ बिगाड़ा, ना हमारा सिस्टम ने कुछ बिगाड़ा। यदि किसी ने किसी के साथ धोखा किया है, तो जमाने ने देखा है कि कभी जीवन में, उनकी नस्लों में, उनके परिवार में बर्बादी के अलावा कभी खुशहाली नहीं देखी गई। कभी किस्मत, कभी एक व्यक्ति का हिसाब यहाँ नहीं होता है, तो फिर ऊपर तो उसको जवाब देना है। बाकी तो आजकल देखने में आता है कि यहीं ऊपर वाले की तरफ से फैसले हो जाते हैं, और आंखों से देख लिया जाता है कि हाँ, इसके कर्मों की सजा इसको मिल रही है, और उसके साथ जिसके साथ क्षति हुई है, तो वो ऊपर वाला उसकी कृपा से कहीं ना कहीं रास्ते उसके खोल देता है। लेकिन फिर भी आप ऐसे अपराधियों से पीछे ना हटें, कानूनी कार्रवाई करें। अब आप देख रहे हैं डिस्क्लेमर सर मैंने लिखी है, ये डिजिटल ई बुक है सर, इसको आप किसी भी अदालत में पेश नहीं कर सकते। ये सिर्फ आप जो है कि आप अपने एजुकेशन पर्पज से आप खुद देख सकते हैं, और इस पे दी गई कोई भी कानूनी कार्रवाई पर अमल करने से पहले आपके वकील साहब से सलाह मशवरा करें। किसी भी नफा नुकसान के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। ये डिस्क्लेमर के अंदर मेरे द्वारा लिख दिया गया। इसमें अध्याय दिए गए हैं सर, अध्याय 1 है। ये अध्यायों से परिचित मैं आपको अंत में करा दूंगा। ये सभी प्रॉब्लम सॉल्यूशन अध्याय है सर। हर अध्याय किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के मकसद से बनाया गया है। तकरीबन 20 के करीब इसमें अध्याय हैं, और उसके बाद फिर ये सभी चीजें शामिल है जो मैं स्क्रॉल करके ले जा रहा हूँ। सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ सर। मैं प्रस्तावना भी इसमें मेरे द्वारा बना दी गई है। यहाँ पर प्रस्तावना के बाद यहाँ से हमारा अध्याय चालू होता है सर। ये अब इसमें मैंने सबसे पहले एक आवेदन तैयार करके रखा है, क्योंकि अक्सर जब आप बयान देकर आ चुके होते हैं, आईओ के बयान हो चुके हैं और अगली तारीख लग चुकी होती है, और उससे पहले आप जब नियत नियत तारीख से पहले जब आप आवेदन देते हैं, तो फिर आपको प्रकरण पेशी में लेने का आवेदन लगाना होता है। तो प्रकरण पेशी में लेने के आवेदन की ड्राफ्ट सर मैंने इसमें तैयार करके रखी है। ये मैं स्क्रॉल करके ले जा रहा हूँ, ये पूरा आवेदन है। अब मैं इसको इसमें मैंने सर लिख दी है सर, आवेदन पत्र वास्ते शीघ्र निराकरण एवं प्रस्तुत लिखित बहस व न्याय दृष्टांत सूची को अभिलेख पर लिए जाने बाबत। ये पूरा आवेदन की ड्राफ्ट सर मैंने दे दी है डिजिटली बुक में, ये इसमें मौजूद है। और यहाँ से आदर्श लिखित बहस का मास्टर ड्राफ्ट चालू होता है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, ऊपर न्यायालय का नाम, धाराएं और आवेदक विरुद्ध अनावेदक गण, आरोपी गण के नाम लिखे जाएंगे। विषय
पुलिस द्वारा प्रस्तुत असत्य खात्मा रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट जिसको कहते हैं, क्लोजर रिपोर्ट भी कहते हैं, एफआर भी कहते हैं, खात्मा खारिजा रिपोर्ट भी कहते हैं, और जो है कि रिपोर्ट खत्म करने की कार्रवाई शुद्ध देसी भाषा में ये भी कह सकते हो आप, निरस्त किए जाने प्रार्थी का विरोध पत्र, और इसके साथ ही स्वीकार किए जाने व आरोपीगण के विरुद्ध संज्ञान लिए जाने हेतु विस्तृत लिखित बहस। माननीय महोदय, और यहाँ पे सर नंबर 1 में प्रकरण का संक्षिप्त विवरण एवं धोखाधड़ी का स्वरूप आपको लिखना है। मैंने इसमें पॉइंट वाइज लिख दिया, 1.1, 1.2। अब चूंकि मैं डिटेल में अगर हर पॉइंट को पढ़ के बताऊंगा तो काफी वक्त भी लगेगा और वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं मुख्य मुख्य पॉइंट पढ़ के बता रहा हूँ आपको। डिटेल जानकारी मेरे द्वारा डिजिटली बुक में दे दी गई है। नंबर 1 है प्रकरण का संक्षिप्त विवरण और धोखाधड़ी का स्वरूप हो गया। दूसरा पैरा में आपको पुलिस अनुसंधान में गंभीर प्रक्रियात्मक व कानूनी त्रुटियां, ये आपको कहां से मिलेंगी सर? एक तो आपके पास जो फैक्ट मौजूद है वो, दूसरा आईओ ने जो बयान दिए वो तीसरा लॉ के आधार पर, और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस है उन्हीं के आधार पर सभी पॉइंट आपको मिलेंगे। वो तैयार करके आपको इसमें लिखना हुआ है। मैंने आइडियल रूप से पॉइंट इसमें लिख दिए हैं, जैसे साक्ष्यों का लोप एवं एकांगी विवेचना, ये सारे पॉइंट मैंने डिटेल में लिख दिए हैं। मैं मुख्य मुख्य पैरा सर पढ़ के बता रहा हूं। तीसरे नंबर पे आएगा क्रमबद्ध मुख्य कानूनी एवं तथ्यात्मक बिंदु आपको लेना है, जैसे कि छल व कपट पूर्वक मंशा, आरोपीगण द्वारा फर्जी बैंक खाते, चेकबुक और कूट रचित मैसेज भेजकर परिवादी से धन प्राप्त करना प्रथम दृष्टया धारा 420, 406 आईपीसी का अपराध गठित करता है। एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही आगे के 3.2, 3, 4 पैरा लिखे हुए हैं। और चौथे नंबर पे आएगा सर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित स्थापित सिद्धांत। अर्जुन पंडित राव खोटकर विरुद्ध कैलाश कुशराव ज्ञानत्रल 2020 7 एससीसी 1, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है। माननीय उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि धारा 65(4) एविडेंस एक्ट और वर्तमान में 63 बीएसए का प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को प्रमाणित करने हेतु अनिवार्य मैंडेटरी है। इसके अभाव में कोई भी प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है। और इसी प्रकार से अनवर पीवी विरुद्ध पी के बशीर 2014 10 एचसीसी 473, इसमें भी द्वितीय इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को केवल धारा 65(b) की प्रक्रियाओं का पालन करके ही सिद्ध किया जा सकता है। मतलब हैश वैल्यू और 63(4) गा का सर्टिफिकेट जरूरी है। इस पे स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, कैसे भरा जाएगा, हैश वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, मेरे चैनल पर अपलोडेड है वीडियो, आप देख सकते हैं। और ये 63(4) का 63(4) गा का जो पीडीएफ है प्रमाण पत्र का, वो भी उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। घंटों का काम आपका मिनटों में हो जाएगा। आप खाली क्लिक करेंगे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। वहां पर उसका पूरा तरीका खरीदने का आप वहां पर देख सकते हैं, और पूरा फॉर्म भरने का तरीका भी उसमें मेरे वीडियो में बताया गया। अब हम आगे देखते हैं सर। इसमें ये 2 जजमेंट हो गए। एक डलबू खजूरी स्टेट ऑफ झारखंड लिख दिया इसमें मैंने। और प्रार्थना में हम आएंगे, विद्वान न्यायालय से अत्यंत नर्म प्रार्थना है कि आरक्षी केंद्र द्वारा प्रस्तुत असत्य, पक्षपातपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण खात्मा रिपोर्ट, जिसको क्लोजर रिपोर्ट है, को निरस्त किया जाए। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आपत्ति पत्र को स्वीकार किया जाए। अभिलेख पर उपलब्ध अकाट्य दस्तावेजी साक्ष्यों व मनी ट्रेल के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध संबंधित धाराओं में आपराधिक संज्ञान लेकर उन्हें विचारण हेतु तलब किए जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें। अब आप जो डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं, क्या आप आईओ को जो है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाने का आवेदन दे रहे हैं, तो प्रकरण आज पेशी में आप जो आवेदन बना रहे हैं उसमें ये बात लिख दें। रिटर्न आर्गूमेंट आप दे रहे हैं तो उसमें फिर ये बात लिख दें, रिटर्न आर्गूमेंट में दे रहा हूं उसको स्वीकार किया जाए, या आप अपने हिसाब से चेंज कर लें। यहाँ पे आएगी सर हमारी लिखित बहस, मास्टर आइडल ड्राफ्ट में आपको बता रहा हूं। इसमें ऊपर न्यायालय का नाम, प्रकरण क्रमांक, यदि आपने आवेदन दे के स्पेशल शुरुआत की है, जैसे कि पुलिस पेश करती है वहां से नोटिस आता है, वो भी एक कंडीशन है। दूसरा, पुलिस ने दबा कर रख लिया क्लोजर रिपोर्ट को, किसी अदालत में नहीं दे रही है, जो उनके क्षेत्राधिकार में कोर्ट है उसमें भी नहीं दे रही है, कह रही है जिले में पेश करेंगे, जिले में भी नहीं कर रही है। तब फरियादी के द्वारा डायरेक्ट जिले में जाकर सीजीएम साहब के यहाँ भी पूरा आवेदन पेश किया जा सकता है। वहां से नोटिस जारी किया जाता है तो एमजेसीआर पर वो प्रकरण दर्ज होता है, तो पूरा एमजेसीआर प्रकरण का क्रमांक लिख दें, ऊपर एफआईआर का क्रमांक, धाराएं लिख दें आप जो लगी हैं, विषय में लिख दें आप पुलिस द्वारा प्रस्तुत असत्य खात्मा रिपोर्ट, प्रदर्श C24 को निरस्त किए जाने और ट्रेवल पीवीटी एलटीडी सहित समस्त आरोपीगण के विरुद्ध संज्ञान लिए जाना है तो विस्तृत लिखित बहस, ये विषय में लिख दिया गया है। अच्छा, प्रदर्श क्यों बताया गया है? क्योंकि सर जो आपके बयान होंगे तो आप वहां पर बयानों को एग्जिबिट कराएंगे, तो उन पे प्रदर्श C1, C2, C3, C4 ऐसा लिखा जाता है। यदि आप पेन ड्राइव पेश करते हैं या गोल्ड सीडी पेश करते हैं तो उस पर आर्टिकल A1 और A2 ऐसे लिखा जाता है।
तो आप वो अपनी लिखित बहस में जो भी डॉक्यूमेंट्स का आप उल्लेख करें तो उसके आगे ये जरूर लिखें, क्योंकि आपके बयानों के अंदर आ चुका है, तो इससे जैसा आपको समझने में आसानी होगी कि हाँ ये किस डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट्स इनके बयान में कहाँ पर लगा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं सर, इसमें पक्षकारों के विवरण में परिवादी और आरोपी गण आ जाएंगे, इसमें विपक्षी गण। यहाँ पे आप प्रकरण का संक्षिप्त विवरण लिख दें सर, घटनाक्रम जो भी आपका हो। यहाँ पर मैंने एक फाइनेंशियल फ्रॉड को आधार बनाकर ये लिखित भेज तैयार करी है। आपका जो भी मामला हो आप इसको लिख सकते हैं, आपके तथ्य और परिस्थिति आप बदलकर यहाँ पर लिख दें। मामले की पृष्ठभूमि आप लिख दें सर पूरी। यहाँ पर भी आप ध्यान रखें C1 C2 जरूर लिखें, उसमें जो आपने बयान में बताया है। पुलिस अनुसंधान में गंभीर त्रुटियां आप इसमें लिख दें तीसरे पैरा में। इसी में मनी ट्रेल, गवाहों के बयान, इंटरप्राइजेस का चेक चिरमांग, जो भी आपकी कंडीशन हो आप उस हिसाब से यहाँ लिख दें। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा एक पॉइंट आप जरूर इसमें लिखें, 191 की उपधारा 123 BNSS 2023 के तहत यह है कि 90 दिन के अंदर केस की अन्वेषण की प्रगति की डेवलपमेंट की सूचना फरियादी को या रिपोर्ट लिखाने वाले को देना आवश्यक है। तो आपके मामले में पुलिस के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई हो तो आप इस पैरा को जरूर लिखें कि कोई इन्वेस्टिगेशन की सूचना हमें नहीं दी गई और अचानक खात्मा खारिज हमारी रिपोर्ट लगाई गई। तो पूरा पैरा सर इस हिसाब से आप सेट कर लें कि ये भी पूरा डिटेल आप जो देख रहे हैं। उसके बाद आएगा चौथे में पुलिस के असत्य खात्मा रिपोर्ट एवं न्यायिक संज्ञान, JMFC व सत्र न्यायालय। यदि कोई अलग से केस चले हो तो आप उनका भी हवाला दे सकते हैं सर इसमें। चौथे में आएगा आरोपियों का आपराधिक इतिहास, पूरा लिख दे आप। और यहाँ से चालू होगी सर लिखित बहस का आपके जो है कि बिंदु क्रमांक। अब यहाँ पर पैरा क्रमांक 1 में ऊपर ये लिख दिया गया है कि इसमें कुल इतने दस्तावेज माननीय न्यायालय में हमारे द्वारा पेश किए गए और नंबर पैरा 1 है। आप यहाँ प्रदर्श C6 आपका जो भी मुख्य दस्तावेज है उससे आप शुरुआत करें, वहां प्रदर्श लिख दें और उसके बाद उस दस्तावेज का और वो किस प्रकार से आपके लिए उपयोगी है और पुलिस ने उसका किस प्रकार से उपयोग नहीं किया है और उनके द्वारा किया जाना चाहिए था और नहीं किया जाकर असत्य खात्मा रिपोर्ट लगाया गया। इस एंगल को, इस मद्देनजर को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पूरी ड्राफ्टिंग लिखते चले हर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। C6 हो गया। इसी प्रकार से जो है कि अगला ये पूरा पैरा क्रमांक 3 में भी सर वही आ गया। 4 में आ गया मनी, 5 में आ गया मनी ट्रेल, 6 में आ गया अनुसंधान में वित्तीय गबन का खुलासा आप कर दें आपके साथ जो हुआ है। यदि आपको विदेश यात्रा पर लेकर गए और वहां पर कोई चीटिंग हुई है उसका भी आप हवाला डाल दें। न्यायालय के समक्ष आधे अधूरे बयान जो आईओ के द्वारा दिए गए वो भी आप बताएं कि सत्य क्या है। सत्य को छिपाकर असत्य खात्मा प्रस्तुत करना, इसके बारे में भी पैरा बना लें। गवाहों के बयान व लेन देन का विलोपन किया गया इसके बारे में भी आप बना लें सर पूरा किस प्रकार से किया गया। केस प्रॉपर्टी और साक्ष्यों की अजप्ती, इसके बारे में भी एक पैरा आ जाएगा। 13 आ जाएगा ऑनलाइन लेन देन के बैंक साक्ष्यों के अनदेखी अधिकारी, ये सब डिटेल मैंने सर इसमें लिख दी है। दस्तावेजी साक्ष्य जो भी आपके हैं C1 से C35 की उपेक्षा उसके बारे में आप बता दें। मौखिक बयानों पर अनुचित क्लीन चिट दी गई इसके बारे में भी आप बता दें। झूठे प्रलोभन द्वारा धोखाधड़ी इसके बारे में भी आप बताएं, एक पैरा बना लें। 17 संबंधित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के बारे में भी आप बता दें। 18वां पैरा है, यदि पुलिस के द्वारा जांच किसी अन्य स्टेट में जाकर की गई हो, केस डायरी में उसका उल्लेख है लेकिन मालूम पड़ रहा है कि माननीय न्यायालय के समक्ष उस पूरी बात को हटा दिया गया, कोई उल्लेख नहीं किया गया। पता लग रहा है कि जो मुख्य फरियादी है उसके बयान ही केस डायरी में से गायब हैं। जब आप बयान देंगे आप वहां न्यायालय में उसको देख सकते हैं, तो आप उसका भी उल्लेख कर दें कि हमारे जो बयान है सर वो केस डायरी में से गायब हैं और ये जो है कि एक इसमें अन्य स्टेट में जाकर जांच की गई थी, वहां से भी पता लगा था कि अभियुक्तगण उस करंट अकाउंट्स में से अकाउंट निकालकर किसी टूर ट्रेवल्स में ले गए, तो वह उस यात्रा का भी उल्लेख नहीं है। ये जिसके नाम से फर्जी खाता खोला गया था अभियुक्तगण के साथी, वो फरार हो गया और घर पे ताला लगा मिला। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने उसके घर पे भी जाया गया, लेकिन कार्रवाई को यहाँ रोक दिया गया, मतलब एक अजीब और गरीब तरीके से। जबकि यहाँ से तो कार्रवाई चालू हो रही थी, यहाँ से तो पता लगा था, वो कंपनी चालू थी जो ट्रेवल्स की कंपनी है, उसके मैनेजर को अरेस्ट किया जाता, उससे पूछताछ की जाती, उसको गिरफ्तार फरार घोषित किया जाता जिसके नाम से करंट अकाउंट खोला गया था इन अभियुक्तगण ने। 4 अभियुक्तगण सामने मौजूद थे, उनको गिरफ्तार किया जाता, सारी कार्रवाई की जाती, जब्ती की जाती और उसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया जाता। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, जब एक अनजस्टिस होता है किसी व्यक्ति के साथ, तो अदालत ने जो हमें कानूनी तरीके बताए गए हम उनका इस्तेमाल करके कानून से हम जीत हासिल कर सकते हैं और न्याय प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं सर। 19वां है जो अदर स्टेट में गए तो उसका बता दें। 20वें में सर गाड़ी कमाई हड़पने का आशय बता दें आप। 21वां पैरा आरोपियों के विरोधाभासी बचाव पर असत्य खात्मा, इसके बारे में लिख दें। 22वां पैरा है प्रदर्श जो भी आपका है उसके बारे में आप लिख दें एक पैरा। 23 में आप विश्वासघात क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में आप जरूर एक पैरा बनाएं आप। और
जो है कि फॉरेन यात्रा अगर कोई करवाई गई है आपको धोखा देने के लिए और रुपया ऐंठने के लिए, तो उसका भी आप उल्लेख कर दें। 25वें में आएगा मनी ट्रेल में अपराध का प्रत्यक्ष प्रमाण जो बताएं आप, कूट रचना फर्जीवाड़े के बारे में आप बताएं। 27वां फिर आएगा जो उसी से रिलेटेड जो आपका कुछ अतिरिक्त मामले आप इसमें लिख दें सर, मैंने इसमें डिटेल में लिख रखा है समझाने के लिए। 27 28 ये घटना के संबंधित है, 29 30 और इसी प्रकार से ये सारी जानकारी इसमें लिखी गई है। कुछ लॉ से संबंधित भी चीज इसमें लिखी गई हैं, ये आप देख रहे हैं, और माननीय न्यायालय के जजमेंट्स भी इसमें बताए गए हैं। और इसके बाद फिर यहाँ से अंतिम प्रार्थना सर आ गई है इसमें। अंतिम प्रार्थना में आपको पढ़ के बता देता हूँ। 3 लोगों के खिलाफ चूंकि पहले से एफआईआर दर्ज थी, बाकी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की हम मांग करेंगे इसमें। जैसा कि सर प्रार्थना आपको पढ़ के बता देता हूं कि आरक्षी केंद्र द्वारा प्रस्तुत जो पक्षपात और त्रुटिपूर्ण खात्मा रिपोर्ट दी गई है वो न्याय हित में सर्वथा निरस्त किए जाने योग्य है। दूसरा है पूर्व से दर्ज एफआईआर जो आपकी दर्ज हो चुकी थी लेकिन उसमें 2 मुलजिम नहीं बनाए गए थे तो उनको भी बनाया जाए, इसके बारे में प्रार्थना में आप लिख दें। और उसके बाद इन सभी के विरुद्ध जो है कि पूर्ववर्ती कानून के तहत गंभीर अपराधों में जैसे 318 4 धोखाधड़ी, 338 340 मूल्यवान प्रतिभूति दस्तावेजों की कूट रचना जिसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है, 351 2 धमकी, 61 आपराधिक षड्यंत्र, बीएनएस सहपठित आईपीसी की धारा 420 467 468 471 506 120 बी 34 आईपीसी के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट 2000 की धारा 66 सी पहचान की चोरी आइडेंटिफाई थीफ्ट और 66 डी कंप्यूटर संसाधन द्वारा धोखाधड़ी चीटिंग बाय प्रिजोनेशंस के अंतर्गत अपराध पर सीधे संज्ञान लिया जाकर सभी के विरुद्ध न्यायालय में उपस्थिति हेतु गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाएं। और धन शोधन निवारण एवं आपराधिक प्रक्रिया संहिता धारा 106 बीएनएसएस पूर्व में 102 थी सर ये सीआरपीसी की के प्रावधानों के तहत आरोपीगण एवं ट्रेवल्स जहां बड़ा अमाउंट जो जिस खाते में लिया, बाकी 2 तो आरोपीगण के खाते में, ये भी आरोपीगण के खाते में गया लेकिन इसको घूम के लिया उन्होंने। समस्त संलिप्त बैंक खातों को तत्काल प्रभाव से फ्रीज करने का आदेश जारी किए जाएं तथा परिवादी एवं साक्षीगण की ठगी गई एवं गबन की गई कुल 30,37,500 की राशि जब्त करवाकर परिवादी को पुनः प्राप्त कराने हेतु सख्त कानूनी एवं दंडात्मक आदेश पारित करने की कृपा करें। ये सर हो गई हमारी प्रार्थना। और यहाँ से आ गए सर हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कुछ जजमेंट्स हैं, मैं आपको मुख्य मुख्य नाम पढ़ के बता देता हूँ। जैसे कि भगवत सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा रिपोर्ट से न्यायालय बाध्य नहीं है, मतलब न्यायालय स्वतंत्र है, उसको स्वीकार करे अस्वीकार करे। 1/11/1985 SC 1518 संविधान पीठ का फैसला है। दूसरा जजमेंट है सर विनय त्यागी विरुद्ध इरशाद अली का है 2013 का 5 SCC 5762। ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सर जजमेंट है और इसमें जो है कि यदि अनुसंधान कर्ताधिकारी द्वारा मुख्य वित्तीय साक्ष्यों बैंक स्टेटमेंट को छिपाकर आरोपियों को लाभ पहुंचाने के मतलब पक्षपातपूर्ण जांच की गई है तो ऐसी खात्मा रिपोर्ट निरस्त की जाए। डब्लू खजूरी विरुद्ध स्टेट ऑफ झारखंड 2023 का है सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विरुद्ध टपस डी नियोगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 1999 का जजमेंट है। 5वां है नवेदा प्रॉपर्टीज विरुद्ध एलटीडी विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है। ठगी की संपत्ति व खाता धारकों की सीलिंग व रिकवरी, इसी प्रकार से ये 2019 का है सर। छठा जजमेंट है सर हमारा कि प्रतिभा मचंदा विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा 2023 SCC 181, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है सर, ये भी कूटरचित दस्तावेजों के बारे में है। और 7वां है सर हमारा पी चिदम्बरम विरुद्ध डिस्टोक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 2019 का जजमेंट है। ये ठगी और जैसे अन्य खातों में भेजा गया आपराधिक षड्यंत्र धारा 61 बीएनएस उससे संबंधित है, ये भी कहीं ना कहीं लाभकारी है सर किसी ना किसी तरीके से। और अनवर पीवी विरुद्ध पीके बशीर, ये वही है सर 65B के सर्टिफिकेट जो 63 4 गा हो गई है उसके बगैर डॉक्यूमेंट्स और हैश वैल्यू के बगैर डॉक्यूमेंट साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माने जाएंगे, उसी से रिलेटेड है। और इसी के पे आधारित है अर्जुन पंडित विरुद्ध कैलाश कुशराव, ये 2020 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, ये भी इसी पॉइंट पे है सर। ये पूरे जजमेंट हो गए। इन जजमेंटों को ये मैंने इस मामले से रिलेटेड है, इसमें बहुत से जजमेंट आपके काम के भी हो सकते हैं। जजमेंट को आप पूरा डिटेल आप देख लें, पढ़ लें एक बार, जो आपको उपयोगी लगे उनका उपयोग कर लें, वरना इससे हटके यदि आपके मामले और परिस्थिति है तो वो जजमेंट भी आप सर्च करके आपको मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ जहाँ तक इस मामले से रिलेटेड और संबंधित है मैंने ढूंढ के इसमें आपके लिए तैयार करके दे दिए हैं। और अंत में इसमें निवेदन भी आप कर दें
और ये हमारा हो गया सर मामला पूरा। तो ये पूरी कानूनी जानकारी मैंने आपको इस मुद्दे पर दे दी। यहाँ से अध्याय 1 चालू होता है, पुलिस के खिलाफ कोर्ट से एफआईआर का आदेश कैसे लें, बीएनएसएस 2023 धारा 175(3) की अर्जी ड्राफ्टिंग सीखें। ये मैंने एक बतौर एग्जांपल आपको अध्याय पढ़ के बताया है। इस अध्याय के ऊपर इसी टाइटल से स्पेशल वीडियो में बना चुका हूं, और स्पेशल डिजिटल ई बुक भी आपको उसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। ये सारे अध्याय इसी तर्ज पर बनाए गए हैं। एक एक विशेष समस्या को सामने रखकर उसके समाधान करने की कोशिश की गई, हर अध्याय में, हर वीडियो में। और मेरा वीडियो बनाने का भी यही मकसद है। इसमें सर आपको मैं बता दूं, समथिंग समथिंग इसमें 250 के समथिंग इसमें प्रश्न हैं उससे ऊपर। और इसके शुरुआत में डिस्क्लेमर भी सर लिखी हुई है। डिस्क्लेमर मतलब ये एक डिजिटल ई बुक है सर, आप इसको किसी कोर्ट कचहरी में पेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये दो जगह अपलोड है, मेरी वेबसाइट पर और गूगल पर। गूगल पर आप यदि परचेस करेंगे तो हर एंड्रॉइड फोन में गूगल का अपना खुद का एक ऐप होता है ई बुक का, जो उसी पर डाउनलोड हो जाएगी, वहां से वहां नहीं निकलेगी, आपको वहीं पढ़ना है और इसको आप पेश नहीं कर सकते। दूसरा, यदि आप मेरी वेबसाइट पर खरीदेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक पीडीएफ का मैसेज आएगा, आप उसको वहां डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पढ़ सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का भी मकसद यही है और डिजिटल ई बुक लिखने का भी बस मकसद यही है कि एक निश्चित समस्या जो एक आम व्यक्ति के जीवन में आती है या वकालत के दौरान आती है, उसका समाधान कैसे निकाला जाए। जैसे मैंने आपको पढ़कर बताया, 175(3) की ड्राफ्टिंग, उसके साथ लगने वाले शपथ पत्र की ड्राफ्टिंग, आवश्यक दस्तावेज, उपयोग में आने वाले कानून, ऐसे तमाम विभिन्न जो मुद्दे हैं आम जीवन में एक आम व्यक्ति को आते हैं, उसमें हर एक मुद्दे को मैंने एक एक अध्याय में शामिल किया है और स्पेशल वीडियो में बना भी चुका हूं। वीडियो भी सर मैं किसी न किसी समस्या के समाधान को आपके सामने सॉल्व करके वीडियो मेरे द्वारा बनाए जाते हैं। समस्या मैं आपके सामने रखता हूं, फिर उसका समाधान बताने की कोशिश करता हूं। जैसे कि इस वीडियो में रिटर्न आर्गुमेंट के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी मैंने। एक आम व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है कि आप न्यायालय से आपके बयान की कॉपी लें, आईओ के बयान की कॉपी लें, आदेश पत्रिका की कॉपी लें। आप वहां पर आवेदन भी दे सकते हैं, खात्मा खारिजा, यदि आपके साथ अन्याय हुआ है तो माननीय न्यायालय को आप बताएं कि सर मेरे साथ अनजस्टिस हुआ है और वास्तव में अपराधीगण मौजूद हैं और मेरे साथ इतनी बड़ी चीटिंग हुई है और पुलिस के द्वारा गलत खात्मा लगाया गया है, इसको निरस्त किया जाए। आवेदन दे दें आप। आवेदन देने के बाद आपके बयान या आईओ के बयान की कॉपी ले लें। उसके बाद रिटर्न आर्गूमेंट आप तैयार कर लें जो मैंने आपको बताई। उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट्स भी मैंने आपको इसमें लेकर आ गया। तो कहीं ना कहीं एक समस्या का समाधान ही लेकर आया हूं सर मैं आपके लिए। इसमें एक समस्या का मुकम्मल समाधान लेकर आया हूं। इससे मेरा हर वीडियो किसी ना किसी समस्या का समाधान लेकर आता है और मेरी डिजिटल ई बुक भी किसी ना किसी रूप से किसी ना किसी समस्या के समाधान के लिए मेरे द्वारा लिखी जाती है। जैसे आप ये डिजिटल ई बुक आप खरीदेंगे तो आपको इसमें रिटर्न आर्गूमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन बतौर गिफ्ट इसके साथ 20 अध्याय आपको और भी मिलेंगे जो कहीं ना किसी रूप से फौजदारी के मामलों से संबंधित हैं, जो हो सकता है आपके लिए उपयोगी हो। यदि ना भी हो तो ये मुद्दा तो एक उपयोगी है ही, जिसको देखकर आप डिजिटल ई बुक खरीदेंगे। और अब अनकरीब सर इनका मैं जो है कि प्रिंटेड बुक के रूप में भी आप लोगों के सामने अतिशीघ्र आपके लिए लाने वाला हूं। इसके लिए सर गवर्नमेंट की तरफ से एक आईएसबीएन नंबर लेना पड़ता है पहले, और फिर गवर्नमेंट जब उसकी अनुमति दे देती है, नंबर दे देती है, उसके बाद फिर बुक के ऊपर वो नंबर लिखा जाता है। और ये जो मेरी प्रिंटेड बुक आप लोगों के लिए उपलब्ध होगी, ये आपके लिए आपको ऑर्डर पर छपकर आएगी सर घर पे। ये ऐसा नहीं है कि बल्क में मैंने छपा के रख ली और मेरे लोग कहीं पूरे भारत में उन बुक को सेलिंग कर रहे हैं। नो सर, ये वो बुकें नहीं है। मैं तो एक एडवोकेट हूँ सर, मैं तो वकालत करता हूँ, लेकिन मेरे फिर साथी एडवोकेट्स और कई मेरे जो है कि व्यूअर्स के द्वारा मुझे खास तौर से कहा गया कि वकील साहब आप जो डिजिटल ई बुक बनाते हैं, इसी का डेवलप्ड रूप आप करके प्रिंटेड बुक हमारे घर भिजवाएं। मैंने उनसे, मेरे निवेदन भी आप लोगों से कि मैं सर कोई राइटर नहीं हूँ और ना कोई मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं तो एक सामान्य एडवोकेट हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे मन में ये सवाल आया कि एक आम व्यक्ति के जीवन में जो उठने वाली कानूनी समस्याएं उनको दूर कैसे किया जाए, तो ये मैंने एक इजाद किया है डिजिटल ई बुक का आपके लिए। और ये वीडियो भी एक स्पेशल वीडियो में इसलिए बनाता हूँ कि उस समस्या को टारगेट करके बनाता हूँ कि उसका समाधान आपको बता सकूं। अभी जैसे मैंने एक तारीख पे तारीख दीवानी दावों का शीघ्र निराकरण कैसे करें, जैसी काफी वसीयत से रिलेटेड तो काफी कमेंट्स मेरे पास आए, काफी लोग के द्वारा कहा गया है कि आप प्रिंटेड रूप दें उसका। तो उसी का डेवलप्ड रूप सर मैं बनाता हूँ और अति शीघ्र ये सेवा मैं आप लोगों के लिए चालू कर दूंगा। अभी उसमें मेरा कार्य उसमें जारी है और गवर्नमेंट की तरफ से उसमें अप्रूवल और नंबर आ जाते हैं, उसके बाद फिर वो कार्य मैं आपके लिए अति शीघ्र चालू करूंगा। तो जब भी मैं चालू करूंगा तो सबसे पहला एक बुक में खरीद के मंगाऊंगा पहला मैं उसको चेक करूंगा, उसके बाद फिर उस पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा उस बुक को दिखाते हुए ही आपको,
ताकि आपको पता लग सके कि बुक कैसी है और किस प्रकार से बनी और किस प्रकार से आएगी। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। इस वीडियो की डिजिटल ई बुक वीडियो के नीचे लिंक मेरे द्वारा दे दी गई है। आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप खरीद भी सकते हैं। उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैंने एक वास्तविक घटना को सर आपके सामने रखा है, एक इंसान के दर्द को मैंने आप लोगों के सामने रखा है। नाम पते सब मैंने आपको उसमें हटा दिए हैं, सिर्फ उस घटना को मैं लेकर आया हूं। लेकिन हकीकत की घटना है, सत्य घटना है सर। एक ए और बी जो व्यक्ति हैं, उन्होंने उनकी पुश्तैनी जमीन, खेती की जमीन सेल की सर। और वो जो बचपन का दोस्त है वो जानता था, उसने इतना बड़ा गेम रचा, इतना बड़ा प्लान रचा, इतना बड़ा विश्वासघात किया, और उनके द्वारा सिर्फ ट्रस्ट और भरोसे में वो पैसा दिया गया, सिर्फ भरोसे में कि हम इसको बचपन से जानते हैं कि ये हम हमारे साथ कभी धोखा नहीं कर सकता, और उसी के द्वारा धोखा किया गया, विश्वासघात किया गया। और तो और उनकी दबंगता और पॉलिटिकल जो रेंज है उनका असर कहीं ना कहीं थाने पर भी था, तभी तो पुलिस अधिकारियों को असंज्ञ अपराध उसमें बनना पाया गया इतने सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद। अभी मामला हालांकि सीजीएम कोर्ट में विचाराधीन है और न्याय की पूरी उम्मीद है। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, कहीं ना कहीं तो न्याय मिलेगा, क्योंकि उसके पास से तो चला गया पैसा सर, और ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। और जो है कि पुलिस उनकी बेवकूफी में हाँ में हाँ मिला रही है। ये बेवकूफ बनाकर एक झूठ गढ़कर लेकर आए कि हमने पैसा ही नहीं लिया, जबकि बैंक स्टेटमेंट से तो साबित हो रहा है कि पैसा उन्हीं के पास गया। अब आप बैंक स्टेटमेंट की बात मानेंगे कि उनकी मौखिक बात मानेंगे अपराधियों की? यदि आप अपराधियों की मौखिक बात मानते हैं तो फिर फरियादी की भी मौखिक बात मान लें, उसके बैंक स्टेटमेंट भी हटा दें बीच में से और डायरेक्ट उसकी मौखिक बात को मानकर उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दें। आप जब मौखिक आधार पर यदि आप एफआईआर दर्ज करते हैं, एक एक सामान्य सी समझ की बात है कि कितना बड़ा अनजस्टिस हो रहा है सर। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि अब वो चिल्लाए तो रोए तो कहे तो किससे कहे सर? वो सिर्फ कानून में ही जा सकता है, अदालत में ही। जो कानून बना हुआ है, जो कानून में जो उपचार दिए गए हैं, उसके तहत हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद है पूरे हमें कानून पे और न्यायालय पे पूरा विश्वास है, और उससे भी ऊपर ऊपर वाले पे भरोसा है कि कहीं ना कहीं जस्टिस जरूर होगा और ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी ही मिलेगी। और साथ ही पैसा भी जब्त करके फरियादी को जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि ऐसे अपराधियों को, कई बार ऐसे अपराधी ऐसा भी सोचते हैं कि 30 लाख की पूंजी हम अलग रख देते हैं और जेल में चले जाते हैं, कुछ दिन जेल में रह लेंगे, जमानत हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे। 30 लाख की पूंजी को यदि हमने बैंक में एफडी भी करा दी तो 5-6 लाख रुपया तो हमें सालाना ब्याज ही मिल जाएगा, बैठे बैठे उम्र भर खाएंगे। ऐसी भी थॉट रखते हैं सर लोग। यदि अपराधी वास्तव में ईमानदार पूर्ण होते तो उसका पैसा वापस अदा कर देते, उससे मिल लेते, उससे क्षमा मांग लेते। लेकिन नो सर, कहाँ इंसानियत गई। आजकल तो अपराधियों के हौसले इतने बड़े हुए, मैंने टीवी पे कई न्यूज चैनलों पे देखा है कि हत्या करने के बाद भी मुस्कुराते हुए जा रहे हैं सर, सीना तान के जा रहे हैं। और मजाल की उनके चेहरे पे थोड़ा सा मतलब परेशानी हो, शिकन हो, फक्र के साथ जा रहे हैं हत्या करने के बाद। कानून का डर खत्म हो गया सर लोगों के अंदर से, इंसानियत खत्म हो गई लोगों के अंदर से। जस्टिस कहीं ना कहीं उन लोगों को मिल नहीं पा रहा। हालांकि न्याय में जो न्यायालय के द्वारा फैसला किया जा रहा है गुण दोषों के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन एक आम मैं जो बता रहा हूँ जनरली जो देखा गया है मेरे द्वारा, न्यूज चैनल आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ, मतलब अपराधियों के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि वो कानून से भी डर ही नहीं रहे हैं सर आजकल। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कानून में अपराधियों को सजा का प्रावधान दिया गया है। वो पूरी समाज, पूरा न्याय व्यवस्था इसी कानून पर टिकी हुई है, और हम, हमारे हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि हम कानून का पालन करें। हमें नहीं पता है, या हमें पता है तो हम अपने दूसरे साथी को भी बताएं कि क्या सही और क्या गलत है। और भारतीय कानून का पालन करते हुए, भारतीय कानून का सम्मान करते हुए हम अपना जीवन जिएं। इससे हम सब भी खुशहाल रहेंगे, पूरा समाज और पूरा देश खुशहाल रहेगा सर। कानून बना ही इसलिए गया है कि उसका पालन किया जाए, और कानून का मकसद ही यही है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो एक हकीकत की घटना का उदाहरण मैंने आपको दिया है, उसमें जरूर हमें सफलता मिलेगी। और जब भी सफलता मिलेगी तो सफलता को एक वीडियो स्पेशल मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, और उस पर स्पेशल वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा, ताकि आपको पता लग सके कि संघर्ष का अंत क्या हुआ। उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया।